बिना संघर्ष किए कोई सब, बिना कुछ किए किसी का जय जयकार नहीं होता। जब तक पड़ती नहीं हथौड़े की चोट वे पत्थर भी लोगों के लिए भगवान नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, चित्रा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आप लोग को अम्ल एवं क्षार क्लास 10 का जो चैप्टर था उस पर एक वीडियो बना के दिया। तो इस वीडियो में हम देखेंगे सूचक के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सूचक क्या है। तो सूचक एक ऐसा पदार्थ होता है जो किसी पदार्थ के अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होने की सूचना देता है। यानी कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सी पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ उदासीन है, उसकी सूचना देने वाले पदार्थ को हम सूचक कहते हैं। ये सूचना कैसे देता है? तो ये गंध में परिवर्तन करके या तो रंग में परिवर्तन करके सूचना देता है। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि सूचक जो है वे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला रंगीय सूचक होता है और दूसरा गंधीय सूचक होता है। रंगीय सूचक क्या होता है? यानी वैसा सूचक जो अपना रंग में परिवर्तन करके कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ उदासीन है, इसकी सूचना देता है, उसे हम रंगीय सूचक कहते हैं। लेकिन गंधीय सूचक क्या होता है? तो वैसा सूचक जो अपना गंध में परिवर्तन करके कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ उदासीन है, इसका सूचना देता है। इसे हम गंधीय सूचक कहते हैं। चलिए हम एक इंपॉर्टेंट सूचक का नाम लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, लिटमस पत्र। लिटमस पत्र का एग्जाम्पल हम लेते हैं। लिटमस पत्र जो है ये लीचिन की पौधा से प्राप्त किया जाता है। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा होगा। लिटमस पत्र लीचिन की पौधा से प्राप्त किया जाता है, राइट। अगर लिटमस पत्र को आप आम्ल की विलयन में डालिएगा, देखिए यहाँ पर लिटमस पत्र को आम्ल की विलयन में डाला गया है तो इसका रंग लाल हो गया, और क्षार की विलयन में डाला गया है तो इसका रंग जो है वे नीला हो गया। तो जब लिटमस पत्र को अम्ल की विलयन में डाला जाता है तो वह लाल हो जाता है, और लिटमस पत्र को क्षार की विलयन में डाला जाता है तो वह नीला हो जाता है। इसका मतलब लिटमस पत्र की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है। अगर लिटमस पत्र को आप किसी विलयन में डालें और उस विलयन का कलर जो है, उस लिटमस पत्र का कलर जो है वह लाल हो गया, तो आप 100% बोल सकते हैं कि भैया ये जो सोल्यूशन है, यानी ये जो विलयन है वे आपका अम्ल है। लेकिन अगर उस लिटमस पत्र का रंग जो है वह नीला हो जाता है तो आप 100% बोल सकते हैं कि ये विलयन जो है वह क्षार है। तो यानी सूचक की सहायता से बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है। ओके, तो मैंने यहाँ पर अम्ल एवं क्षार को पहचानने का नियम सूचक के द्वारा बता दिया। ओके, अगला देखते हैं कि अर्हेनियस साहब के अनुसार अम्ल, क्षार एवं लवण का डिफिनेशन। यानी अर्हेनियस साहब ने किस प्रकार अम्ल, क्षार का डिफिनेशन दिया। सॉरी, लवण का नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले जान लेते हैं कि अर्हेनियस साहब के अनुसार अम्ल का परिभाषा। तो ये बोलते हैं कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। क्या बोला? वैसा पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है उसे अम्ल बोलेंगे। जो भी विलयन या तो जो भी पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करेगा उसे हम अम्ल बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देखिएगा HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक के प्रकार का अम्ल है। अब इसको हम पानी में डालें यानी जल में डालें तो यहाँ पर H+ आयन दे रहा है, साथ साथ Cl- क्लोरीन भी दे रहा है, राइट। तो H+ आयन प्रदान किया, इसका मतलब HCl क्या है? आपका अम्ल है। सेकेंड एग्जाम्पल H2SO4। H2SO4 को क्या किया? हम जल में डालें तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस आयन दिया यानी H+ आयन दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर HNO3 हो गया, इसको भी जल में डालें तो यहाँ पर ये भी H+ आयन प्रदान कर रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि जो पदार्थ जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है या तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है उसे हम अम्ल कहते हैं। ओके, अब इनके अनुसार देखते हैं क्षार का डिफिनेशन। ये बोलते हैं कि क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है। जो पदार्थ जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड यानी OH- आयन प्रदान करेगा उसे हम क्या बोलेंगे? क्षार कहेंगे। किनके अनुसार? अर्हेनियस साहब के अनुसार, राइट। जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं NOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक प्रकार का क्षार है, और इसको पानी में डालें हम, ठीक है, इसको पानी में डालें तो ये क्या करता है कि N+ और OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान। ओके, KOH जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को जल में डाला जाता है तो K+ और इसके साथ साथ OH आयन प्रदान करता है यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, तो ये क्षार है। तो ये बात बताया अर्हेनियस साहब ने कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करता है, और क्षार वह पदार्थ है जो जल में घुलकर OH आयन प्रदान करता है। तो मैंने देखा अर्हेनियस साहब के अनुसार अम्ल, क्षार का परिभाषा। मैंने बहुत सा बच्चा को देखते हैं जो छोटा रहता है या तो स्टूडेंट रहता है, वो क्या करता है भैया,
कि नशा करता है। अरे मैंने देखा बहुत से बच्चों को, छोटा है क्लास 10th में 9th में पढ़ रहा है और सिगरेट पी रहा है, शराब पीता है छोटा छोटा बच्चा। भैया ऐसे बच्चे ऐसे व्यक्ति ऐसे बच्चा जो है सफल नहीं हो सकता। अगर आपको कोई व्यक्ति शराब सिगरेट पीते हुए दिखाई दे तो आप उसको माना कीजिए, नहीं तो ये बच्चा इस देश का भविष्य होता है, और उसको मोटिवेट कीजिए कि ये सब गलत बात है। मैं बोलता हूँ कि अगर आपको नशा करना ही है तो नहीं शराब का कीजिए और नहीं बीड़ी सिगरेट का कीजिए। अगर आपको नशा ही करना है तो मेहनत कीजिए ताकि आपको सक्सेस की बीमारी हो जाए। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करते हैं, वे देखते हैं। तो सबसे पहला स्टेप देखते हैं कि अम्ल जो है वे धातु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। तो जब अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे हमारे पास जिंक है, जिंक हमारा क्या एक धातु है। अब HCl यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो यहाँ पर ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हो रही है, राइट। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया। तो आप सिंपली याद रखिएगा कि जब अम्ल को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण एवं हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। अगला देखते हैं कि जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो क्या मिलता है। तो जब क्षार को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का ही प्राप्ति होता है। जैसे जब अम्ल को अभिक्रिया कराएं धातु के साथ तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुआ, उसी प्रकार से क्षारक को जब क्षारक को धातु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का ही प्राप्ति होता है। तो ये बात आपको पता लग गया होगा। एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे जिंक Zn है और NOH हमारे पास एक क्षारक है, ये दोनों का आपस में अभिक्रिया कराएं तो Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति हुआ। आपको एग्जाम्पल में यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि जब कोई पदार्थ क्षारक के साथ जब कोई धातु क्षारक के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण के साथ साथ हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। अगला देखते हैं कि अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। तो भैया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। जब अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं। मतलब कि अगर अम्ल क्षारक को मिलाइएगा तो ये एक दूसरे के प्रभाव को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं। ओके, और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो मैं बोलता जाता हूँ, तो आप जब ये वीडियो देखें तो कॉपी कलम लेकर बैठे और साथ में नोट्स बनाते जाएं। ठीक है, सारा चीज़ आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, कुछ पॉइंट जो लगता है कि हम भूल जाएंगे आप उसको अपने कॉपी में लिख लिया कीजिए, राइट। तो देखिएगा, जब अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं और इस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल आपको दिखाई दे रहा होगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। ओके, यानी हाइड्रोक्लोरीन के साथ अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपका NaCl प्लस H2O का निर्माण हो रहा है, जिसमें NaCl जो है आपका लवण है और H2O तो भैया पता है आपका प्यारा रिएक्शन जल। ओके, तो ये हो गया आपका अम्ल एवं क्षारक परस्पर अभिक्रिया कैसे करते हैं। अगला देखते हैं कि अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया, यानी अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड किस प्रकार से अभिक्रिया करता है। तो जब अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण एवं जल का निर्माण होता है। जैसे अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, वैसे ही अम्ल अगर धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण एवं जल का निर्माण करता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, हमारे पास CeO यानी कॉपर ऑक्साइड एक क्या है, धातु ऑक्साइड है, और इसको HCl के साथ अभिक्रिया करवा रहे हैं, यानी HCl आपका अम्ल है, तो आपको CuCl2 प्लस जल मिला। ओके, तो ये बात भी आप याद रख लीजिएगा कि जब अम्ल को धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो लवण के साथ साथ जल का निर्माण होता है। ठीक है, ये थोड़ा छोटे छोटे पॉइंट है, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, बट ये पूछे नहीं है लेकिन चांसेस बनता है पूछने का। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं। नेक्स्ट पढ़ना हमको pH स्केल, ओके, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए आप यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, pH जो है एक ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि भैया कौन सा पदार्थ अम्लीय है, कौन सा पदार्थ क्षारीय है, कौन सा पदार्थ उदासीन है। ओके, इसके सहायता से बता सकते हैं। जैसे आपको फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये जो है ये एक pH स्केल है, इसमें क्या रहता है कि 0 से लेके 14 तक नंबर लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, और जिसका pH मान 7 होता है वह उदासीन होता है।
जिसका pH मान 7 होता है वह पदार्थ उदासीन होता है, जिसका pH मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होता है, राइट। और जिसका pH मान 7 से ज़्यादा होता है वह क्षारीय होता है। अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, जिस चीज़ का pH मान जितना ज़्यादा 7 से कम रहता है, लेकिन 7 से जितना कम रहेगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा वो अम्लीय होगा, और 7 से जितना ज़्यादा होगा वह उतना ही ज़्यादा क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो pH स्केल क्या भैया, तो ये एक प्रकार के ऐसा स्केल है जिसकी सहायता से आप बता सकते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्ल है, कौन सा पदार्थ क्षार है और कौन सा पदार्थ उदासीन है। और एक बात याद रखिएगा, 1909 ईस्वी में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने ये pH स्केल का खोज किया था। तो मैंने pH स्केल के बारे में जान लिया। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो आपके क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है कि कौन सा पदार्थ का कितना pH मान होता है। तो आपको फिगर में दिखाया होगा, सबसे पहला ऑप्शन में लार। हमारा लार जो उसका pH मान 8 होता है भैया, ये 8 होता है, यानी 7 से pH मान क्या है, ज़्यादा है, तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। दूसरा है नींबू का रस। ओके, एक बताओ, लार जो खाने से पहले का जो लार होता है उसका pH मान 8 होता है, और लार जो खाने के बाद होता है उसका pH मान जो है 6 होता है, यानी वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। अगला है नींबू का रस। नींबू का रस भैया खट्टा होता है, यानी अम्ल है, इसका pH मान क्या होगा, 7 से कम होगा, तो इसका pH मान 2 होता है, ठीक है, और इसका pH मान 7 से कम है इसलिए अम्लीय होगा। ओके, अगला है रंग रहित वातित पेय। ओके, तो इसका pH मान 10 होता है, यानी क्षारीय होता है। अगला है गाजर का रस। गाजर का जो रस होता है उसका pH मान 6 होता है, तो ये भी 7 से कम है, तो ये भी क्या होगा, अम्लीय होगा, राइट। अगला है कॉफ़ी। ओके, तो कॉफ़ी का pH मान जो है 5 होता है, और ये भी 7 से कम है, तो ये होगा अम्लीय। अगला टमाटर का रस। टमाटर का रस, ओके, तो टमाटर का रस का pH मान 4 होता है, ओके, तो ये क्या होगा, अम्लीय होगा। आपको यहाँ पर फिगर में दिखाई देता होगा, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ऐसे पदार्थ हैं, ठीक है, या तो ऐसे विलयन थे जिनका pH मान आपको एग्जाम में पूछ सकता है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं। जो प्रत्येक वर्ष यानी बहुत ज़्यादा बिहार बोर्ड या तो कोई भी झारखंड बोर्ड होता है उसमें ये क्वेश्चन पूछा है। ये क्वेश्चन है अम्ल एवं क्षार में अंतर। ओके, तो चलिए देखते हैं अम्ल एवं क्षार में अंतर। तो आपको दिखाई देगा एक साइड अम्ल है और एक साइड आपको क्षार दिखाई देगा, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल में। तो अम्ल भैया स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। अम्ल स्वाद में क्या होता है, खट्टा होता है। जब अम्ल को चखिएगा तो खट्टा होगा। नींबू क्या है, अम्ल है, इसको चखिएगा तो भैया खट्टा होता है, ठीक है। तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। दूसरा इधर क्षारक देखते हैं कि क्षारक जो है वे स्वाद में कड़वा होता है या तो खारा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इनका डेफिनेशन हो गया। दूसरा है कि अम्ल जो है वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। मैंने बताया कि जब लिटमस पत्र को अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो उसका कलर जो है लाल हो जाता है। कहने का मतलब अम्ल जो है वे नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ओके। और क्षारक जस्ट इसका अपोजिट करता है। क्षारक क्या करता है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ओके। अगला है तीसरा है कि यह मेथिल ऑरेंज को लाल कर देता है। मेथिल ऑरेंज क्या, एक प्रकार का सूचक ही है, ठीक है। तो मेथिल ऑरेंज को जब अम्लीय विलयन में डाला जाता है तो इसका कलर जो है वह लाल हो जाता है, लेकिन मेथिल ऑरेंज को जब क्षारीय विलयन में डाला जाता है तो इसका कलर क्या होता है, पीला हो जाता है, ओके। अगला चौथा पॉइंट बोल रहा है कि यह जल में विलय होकर हाइड्रोजन यानी H+ आयन प्रदान करता है, और क्षारक जो है जल में विलय होकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन प्रदान करता है, ओके। अगला है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। भैया इसका मतलब क्या हुआ, तो जब क्षारक में अम्ल को डालिएगा तो उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, ठीक है, यानी लवण या जल का निर्माण हो जाता है। उसी प्रकार से क्षारक जो है वे अम्ल को उदासीन कर देता है, ओके। अगला है कि अम्ल का जो pH मान है वह 7 से कम होता है, क्षारक का pH मान क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। जिसका pH मान एग्जैक्टली 7 होता है वह उदासीन विलयन होता है, ओके। तो मैंने देखा अम्ल एवं क्षार में अंतर। आगे देखते हैं कि एक बात, मैं कभी कभी क्षार बोलता हूँ, कभी कभी क्षारक बोलता हूँ, कभी कभी भस्म बोलता हूँ। तो याद रखिएगा भस्म जो है वह क्षारक, दोनों का मतलब एक ही होता है, लेकिन भस्म और क्षारक या तो क्षारक एवं क्षार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा क्षारक एवं क्षार में डिफरेंस। तो यहाँ बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होते हैं। भैया जितना भी क्षारक होता है वह जल में विलय नहीं होता है, राइट। सभी क्षारक जो है वे जल में विलय नहीं होता है, लेकिन सभी क्षार जो होते हैं वे जल में विलय होते हैं। सिंपली समझ सकते हैं कि वैसा क्षारक जो जल में विलय हो यानी जल में घुल जाता हो, ठीक है, उसी हम क्षार कहेंगे।
ओके, तो क्षारक का सिंपली डिफिनेशन को पता लग गया कि वे क्षारक जो जल में विलय होता है। ओके, तो इसलिए बोल रहा है क्षार में पहला पॉइंट कि सभी क्षारक जल में विलय होते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ओके, सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं, लेकिन सभी क्षार क्षारक होते हैं। तो अब बताइए, क्षारक से ही निकला है, क्षारक से ही बना क्षार, तो ये तो एग्जैक्टली सभी क्षार क्षारक हो ही सकता है। ओके, तो ये हो गया क्षार एवं क्षारक में अंतर। तो मैंने यहाँ तक क्लियर कर लिया। ओके, अब देखते हैं कि क्या हमारे दैनिक जीवन में पीएच का कुछ महत्व है। तो इसका आंसर है हाँ। हमारे दांत का जो क्षय होता है ये पीएच के कारण ही होता है। कभी क्या आप देखे होंगे बहुत ज़्यादा तेलीय भोजन खाते हैं या तो बहुत ज़्यादा भोजन खा लेते हैं तो आपका पेट में जलन हो जाता है, यानी अपच हो जाता है। इसके पीछे का रीज़न जो है यही है। कभी कभी देखे होंगे कृषि जो है, कृषि वाला खेत जो हम लिए हो जाता है, इसके कारण उसमें भोजन नहीं होता है। ये सारे चीज़ों के पीछे का जो रीज़न है वे पीएच में परिवर्तन है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पीएच में परिवर्तन का कारण पौधे एवं पशुओं के पीएच पर प्रतिसंवेदनशीलता होता है। याद रखिएगा, आपको पता होगा कि यदि आपके शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच रहता है तो आपका बॉडी एकदम हेल्दी रहता है, मतलब स्वस्थ रहता है, आप किसी प्रकार की बीमारियों से पीड़ित नहीं होते। लेकिन अगर आपके शरीर का पीएच मान जो है वे 7 से क्या होता है, कम जाता है, तो आपका शरीर अम्लीय हो जाता है। लेकिन अगर आपका शरीर का पीएच मान बढ़ जाता है तो आपका शरीर क्षारीय हो जाता है। इन दोनों कंडीशन में आपका हेल्थ जो है ख़राब हो जाता है, यानी आपको बुखार लग जाता है। ओके, तो ये हो गया आपके दैनिक जीवन में मैंने पीएच का महत्व का पहला एग्जाम्पल। ओके, अगला देखते हैं कि आपके बगीचे की मिट्टी पर पीएच का महत्व। अब ध्यान से, हमारे बगीचे या तो आप बगीचे की मिट्टी की पीएच का क्या महत्व है। तो भैया मिट्टी का जब पीएच मान 7 रहता है, 7 से 7.6 के बीच रहता है, तो आपको मिट्टी का उपजाऊ शक्ति जो है बना रहता है, यानी उसमें कृषि जो है बहुत ज़्यादा होता है। ओके, लेकिन अगर उसी मिट्टी का पीएच मान जो है वे 7 से कम जाता है तो मिट्टी अम्लीय हो जाता है, और 7 से ज़्यादा हो जाता है तो मिट्टी क्षारीय हो जाता है। इस दोनों ही कंडीशन में खेत का जो उपजाऊ शक्ति जो होता है वह कम हो जाता है, यानी उसमें कृषि कम होना शुरू हो जाता है। तो इसे हटाने के लिए खेत में क्या करते हैं कि बुझा हुआ चूना, यानी चूना का घोल करके हम खेत में क्या करते हैं, फेंक देते हैं। ठीक है, या तो खेत में छिड़काव कर देते हैं ताकि मिट्टी अगर अम्लीय हो तो वे उदासीन हो सके और पुनः उसमें पहले जैसी उपजाऊ शक्ति बन सके। ओके, तो ये हो गया आपका पीएच महत्व का दूसरा एग्जाम्पल। तीसरा एग्जाम्पल है हमारी पाचन तंत्र में। तो आपको पता होगा कि हमारे शरीर में हमेशा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता रहता है। ओके, यानी HCl अम्ल जो है बनता रहता है, जिसका पीएच मान जो है 1.4 होता है। लेकिन जब आपके शरीर में भोजन का अपच होता है उस समय ये 1.4 आपका हाइड्रोक्लोरिक यानी HCl का पीएच जो मान है वह कम जाता है, जिसके कारण आपको अपच होने लगता है। अपच की कंडीशन में आपको दर्द, जलन सा महसूस होता है। तो इसको हटाने के लिए हम क्षारीय पदार्थ का यूज करते हैं, क्योंकि आपके अंदर अम्ल की मात्रा बढ़ गई है और अम्ल को उदासीन जो करता है वह क्षार ही कर सकता है। इसलिए जब आप क्या करते हैं कि बहुत सा भोजन करते हैं तो आपके शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, तो आपको पेट में दर्द होने लगता है, जलन से महसूस लगता है, तो आप हजमोला, इनो या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम ऐसे क्षारीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ओके, तो मैंने देखा कि ये जो था वे आपके दैनिक जीवन में पीएच महत्व का तीसरा एग्जाम्पल था। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला पीएच परिवर्तन के कारण दांत का क्षय, यानी हमारा दांत जो होता है वो पीएच में परिवर्तन होने के कारण होता है। थोड़ा समझिएगा भैया, आपका दांत जो है, इनेमल जो है वे कैल्शियम फास्फोरेट से बना हुआ रहता है, और ये जो है आपका शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। ओके, जब आपके दांत का पीएच मान 5.6 रहता है तो आपका दांत को किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचता है। लेकिन जब अगर आपके दांत का पीएच मान 5.6 से कम जाता है तो आपका दांत का क्षय होना शुरू हो जाता है, आपका दांत सड़ना शुरू हो जाता है, खराब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम प्रत्येक सुबह क्या करते हैं, सबसे पहले ब्रश करते हैं, यानी टूथपेस्ट का यूज करते हैं, नीम का दातुन का यूज करते हैं और मंजन का यूज करते हैं, ताकि हमारा दांत में अम्लीयता की मात्रा नहीं बढ़े। ओके, तो ये था आपके दैनिक जीवन में पीएच महत्व का चौथा एग्जाम्पल। ओके, अगला एग्जाम्पल देखते हैं कि पशु एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। तो देखिएगा, कुछ ऐसे पशु एवं पेड़ पौधा होते हैं जिसके से आपको आत्मरक्षा करना जरूरी है। ठीक, उसे डरना जरूरी है। आपने देखा होगा कि जब आपको
बिर्नी या तो मधुमक्खी मार देता है तो आपको बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। क्यों? इसके पीछे का रीज़न है अम्ल यानी पीएच। ठीक है, पीएच। ओके, तो देखिए जब आपको कोई मधुमक्खी बिर्नी मारता है तो वे आपके जैसे जहाँ पर आपके बॉडी में डंक मारता है तो उसके जो डंक रहता है उसमें एक एसिड पाया जाता है यानी अम्ल पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। जब वो डंक मारता है तो फॉर्मिक एसिड हमारे रक्त से अभिक्रिया करता है और रक्त से अभिक्रिया करने के बाद वे कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण कर लेता है, इसलिए हमारे शरीर में दर्द जलन महसूस होने लगता है। ओके, कुछ ऐसे जैसे नेटल का पौधा का नाम सुनोगे आप। ठीक है, नेटल के पौधा की ऊपरी सतह पे क्या रहता है, डंक नुमा बाल होते हैं। जब वे बाल आपकी बॉडी में गड़ जाते हैं तो क्या होता है, आपको जलन महसूस होने लगता है, यानी बहुत ज़्यादा मैंने कलकल सा महसूस होता है और उसको औ लगड़ते हैं तो क्या होता है भैया कि आपको वहाँ पर फूल जाता है और दर्द भी ज़्यादा होने लगता है। ओके, ऐसे क्यों? तो जो आपका नेटल का पौधा हुआ उसके डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। ओके, और फॉर्मिक एसिड वही काम करता है, आपके रक्त से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है, इसलिए आपको दर्द और जलन महसूस होने लगता है। ओके, तो मैंने यहाँ तक देखा कि हमारे दैनिक जीवन में पीएच का महत्व क्या है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लवण के बारे में। अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद।